नमस्कार। एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी में वर्ण विचार बिंदु को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्वर को खत्म किया और कल हम लोगों ने व्यंजन के प्रकार के बारे में देखा। तो वहां पर हमने बताया था कि व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्पर्शी अथवा वर्गीय, एक होता है स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन, और दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है आपका उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार के व्यंजनों को हम लोग कल देखे थे। इसमें हम लोगों ने देखा था कि क से म तक होते हैं, संख्या के रूप में 25 होते हैं। फिर उसके बाद अंतस्थ को देखा था कि य, र, ल और व होते हैं, संख्या के रूप में 4 होते हैं, संख्या के रूप में 4 होते हैं। फिर उसके बाद उसमें व्यंजन को देखा था स, स, स और ह, यह भी संख्या के रूप में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कुल मिलाकर के हम 33 व्यंजनों का 3 भागों में वर्गीकरण किया था। आज हम अन्य प्रकार के व्यंजनों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आज हमारा जो बिंदु होगा उसको हम लिख लेते हैं अन्य वर्ण। क्या लिख लेते हैं भाई? अन्य वर्ण लिख लेते हैं। अन्य वर्ण में सबसे पहले जो बिंदु हम बनाते हैं वो बनाते हैं संयुक्ताक्षर का। किसका बनाएंगे? संयुक्ताक्षर का बनाएंगे। और संयुक्ताक्षर के बारे में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि वे वर्ण जो दो भिन्न व्यंजन के योग से बनते हैं, व्यंजन के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई? संयुक्ताक्षर कहते हैं। अगर हम कहेंगे इनकी संख्या कितनी होती है, आप बना सकते हैं कि इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती है। कौन कौन सी भाई? तो आप कह देना कि सर एक 6 होता है, और 6 की बात करेंगे तो 6 किससे किससे मिलकर के बना है भाई? 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनता है। एक त होता है और एक क्या होता है? र होता है। ध्यान देने वाली सॉरी ये त नहीं बल्कि पूरा मिटाना पड़ेगा। ये जो है 2 भिन्न प्रकार के व्यंजनों से बनता है, और वो 2 भिन्न व्यंजन कौन कौन से हैं? एक आता है क और एक क्या होता है भाई? स होता है। एक क होता है और एक क्या होता है? स। ध्यान देने वाली बात इसमें यह होती है, इसका जो पहला व्यंजन होता है वह स्वर रहित होता है। क्या होता है भाई? स्वर रहित होता है, इसमें स्वर निहित नहीं होता, जबकि दूसरे में स्वर भी होता है। अगर हम इसको और बढ़ा करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये क प्लस स प्लस अ के योग से क्या बनेगा? तो आपका 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हम त्र की बात कर लेते हैं, और त्र ये भी 2 भिन्न प्रकार के वर्णों से बनता है। एक त होता है और एक क्या होता है भाई? र होता है। और फिर से वही बात कि इसका प्रथम व्यंजन जो होता है वह स्वर रहित होता है। और हम इसका विखंडन करेंगे तो फिर से लिख सकते हैं एक त है, एक र है, और एक क्या बनेगा भैया? अ बनेगा। और एक इसी तरह से बनता है ज्ञ। ज्ञ भी 2 प्रकार के वर्णों से बनता है, ज और प्लस इ से मिलकर के बनता है। फिर से हम इसका अगर खंडन करना चाहें तो लिख सकते हैं कि ज प्लस इ और प्लस अ से बनता है। एक अंतिम बनता है भाई जिसको हम स्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्र के नाम से जानते हैं। और यह भी 2 प्रकार के व्यंजन से बनता है। एक बनता है तालव्य स और एक बनता है र। और इसको फिर से अगर हम ओपन करना चाहें
तो बना सकते हैं स प्लस र और प्लस अ। इन चारों व्यंजनों को देखने से हमको एक बात कॉमन है कि सब में जो पहला व्यंजन है, सबका जो पहला व्यंजन है सबका सब स्वर रहित है, और जबकि दूसरे व्यंजन में अ का लोप है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला देखते हैं। अगला अगर हम दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर को हम द्विगुण द्विगुण या इसी को हम ताड़नजात कहते हैं, इसी को हम ताड़नजात कहते हैं, इसी को हम उत्क्षिप्त कहते हैं, इसी को हम उत्क्षिप्त कहते हैं। कहीं कहीं पर इसका नाम विकसित भी मिल जाता है, विकसित भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई? विकसित भी मिल जाता है। इस प्रकार से द्विगुण, ताड़नजात, उत्क्षिप्त और विकसित व्यंजनों की जो संख्या बताई गई है, संख्या बताई गई है, वो कितना बताई गई है मेरे भाई? 2 बताई गई है। कौन कौन से? तो कहेंगे एक ड़ होता है, ड़ के नीचे बिंदी लगाना जरूरी है, एक ढ होता है और इसके नीचे भी एक बिंदी लगाना जरूरी होता है। ये 2 जो व्यंजन वर्ड आप पढ़ते हैं अपने हिंदी वर्णमाला में, इन दोनों को द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। बताओ बात स्पष्ट है? क्लियर है? कल हमने बताया था कि हमको वर्णों की गिनती करते समय संख्या में कब किसका जवाब देना है, आज हम उस बात को समझेंगे। क्लियर है? चलो समझते हैं मेरे भाई। अगर हम स्वर की बात करेंगे तो स्वर कितना पढ़े थे भाई हम लोग? 11। प्रारंभिक रूप में स्वर कितने पढ़े थे? 11। और अगर हम व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन को कितना पढ़े भैया? 33। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा। और इन 44 को कहते हैं मूल वर्ण। क्या कहते हैं भाई? मूल वर्ण कहते हैं। अरे बताओ कहते हैं कि नहीं कहते? वेरी गुड। चलो अब देखो, उसके बाद हम लोग 2 अयोगवाह भी पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े भाई? अरे अयोगवाह में अंग और अह को नहीं पढ़े क्या? पढ़े ना मेरे भाई। फिर इनकी संख्या कितनी बता दी जाएगी? 2। फिर उसके बाद हम लोग अभी सॉरी अभी संयुक्ताक्षर के बारे में देखे, और संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी बताई गई? 4 बताई गई। और अभी तुरंत हम लोग द्विगुण व्यंजन को भी पढ़े और इनकी भी संख्या कितनी बता दी गई? 2 बता दी गई। अब इन सबको जोड़ देखो कितना आ गया? 4 2 6 4 10 2 12, 4 और 1 5, ये 52 क्या हो गए भैया? हिंदी के कुल वर्ण कितना बता देना होता है भाई? 52 बता देना होता है। फिर उसके बाद आगत व्यंजन को भी बताया जाता है। आगत व्यंजन, अगर हम आगत व्यंजन की बात करें तो कहेंगे कि वे व्यंजन जो विदेशी भाषाओं अर्थात उर्दू या फारसी या अरबी से चल करके हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम आगत व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 बताई गई। कौन कौन सी भैया? एक क, एक ख, एक ग, सॉरी ग नहीं होता है, क ख ज, और एक बताई गई फ। आप लोग देख रहे हैं इन सभी वर्णों के नीचे और पहले एक बिंदु लगाया गया है, और इस बिंदु को हम नुक्ता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? नुक्ता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इनकी भी संख्या कितनी काउंट हो जाती है? 4। अतः अगर हम और अधिक संख्याओं के बारे में जानने का प्रयास करें तो कहेंगे कि 4 आगत व्यंजनों को भी जोड़ करके हम कितना लिख देते हैं भाई? 56 लिख देते हैं। और इस 56 का जवाब क्या देना होता है कि देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या। देखो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग सवाल है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ मूल वर्ण कितने होते हैं, तो आपको बता देना है 44,
हिंदी के कुल वर्ण कितने होते हैं तो बता देना है 52, और देवनागरी में कुल कितने वर्ण लिखे जाते हैं तो आपको बता देना है मेरे भाई कि 56 वर्ण लिखे जाते हैं। कितने वर्ण लिखे जाते हैं? 56 वर्ण लिखे जाते हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़े। देखो और भी प्रकार के वर्ण होते हैं। एक ध्वनि होती है जिसको हम कहते हैं वर्त से ध्वनि। क्या कहते हैं भाई? वर्त से ध्वनि। अगर हम इनकी बात करेंगे तो लिखेंगे कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग ऊपरी दांत के आधार बिंदु को स्पर्श करे, उसे वर्त से ध्वनि कहते हैं। उसे वर्त से ध्वनि कहते हैं। अगर हम इनकी संख्या की बात करें भैया तो संख्या कितनी बताई जाती है? तो 4 बताई जाती है। संख्या कितनी बताई जाती है? 4 बताई जाती है। कौन कौन सी? एक स है, एक र है, एक ल है और एक न है। ये 4 ऐसी मूल ध्वनियां हैं जिनको हम वर्त से ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर ज को भी बताया गया है। ज, नुक्ता लगा हुआ ज। यहां पर भ्रम होगा कि सर हमसे कोई पूछे कि वर्त से ध्वनि कितनी होती है तो कितना जवाब देंगे? आप तो लिखवाए 4 हैं, बता 5 रहे हैं। तो मेरे भाई देखो ये ज जो है वो हिंदी का वर्ण नहीं है बल्कि यह विदेशी वर्ण है, आगत वर्ण है। इसलिए हम जब भी संख्या की बात करेंगे 4 बताएंगे। हालांकि अगर वर्त ध्वनि के नाम पर ज को पूछा जाए तो भी हम उसका जवाब सही देने का प्रयास करते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगले पर हम चर्चा करेंगे जिसको हम द्वित्व वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? द्वित्व वर्ण कहते हैं। अगर हम द्वित्व वर्ण के बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार आए परंतु एक स्वर रहित हो तथा दूसरा स्वर सहित हो तो उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे देखो हम लिखते हैं कच्चा। क्या लिखते हैं भाई? कच्चा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कच्चा। अब ये जो निर्माण हो रहा है किसका हो रहा है भाई? तो द्वित्व ध्वनियों का या द्वित्व वर्ण का निर्माण हो रहा है। जैसे हम लिखते हैं पक्का। क्या लिखते हैं भाई? पक्का। यहां पर भी किसका निर्माण हो गया? द्वित्व ध्वनि का निर्माण हो गया। जैसे देखो उच्चारण लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? उच्चारण लिखते हैं। अब ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? द्वित्व वर्ण बन रहा है। अगर हम दिल्ली लिख रहे हैं तो ये देखो क्या निर्माण हो रहा है? द्वित्व का निर्माण हो रहा है।
तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर कच्चा में एक च, अपनी भाषा में समझे तो कहेंगे आधा है और यह पूरा है, यह भी आधा है, यह भी पूरा है, यह भी आधा है, यह पूरा है, यह आधा है और यह पूरा है। इस प्रकार से जब दो व्यंजन लगातार एक ही बार आ जाएंगे तो कहेंगे कि वह क्या है भाई, द्वित्व वर्ण है ना। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, आगे चल करके हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वहां पर एक बात और समझेंगे कि नोट बना लेंगे और लिखेंगे कि महाप्राण ध्वनियों का, महाप्राण ध्वनियों का द्वित्व नहीं होता, महाप्राण ध्वनियों का द्वित्व नहीं होता, है ना। क्लियर है? चल ओके। देखो भाई, अगर हमारी बातें समझ में आ रही हों तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और जो भी कमियां आपको दिख रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करेंगे ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। धन्यवाद। फिर हम कल आप लोगों को अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, वर्णों का उच्चारण स्थान आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।